थैंक्स अ लॉट सर। इंदौर शाखा की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर ने जिस सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके ज्ञान चक्षु पूरे खोल दिए हैं, और जब ब्लिंकर्स हमारे ऊपर लगे हुए थे वो सब बिल्कुल आज खुल गए। तो हमारे ऊपर भी इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि हम कैसे अपने इसमें चेंज लाएंगे। ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर ब्रांच, आई वुड लाइक टू थैंक सी ए जयचरा सर, अभय छाजेड़ सर, पंकज शाह सर, रीजनल काउंसिल मेंबर्स एंड चेयरमैन फॉर एनकरेजिंग देयर एनकरेजिंग वर्ड्स एंड देयर कंटिन्यूड सपोर्ट। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आप अपने व्यस्तम समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर सर्वज्ञ जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं और कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा बताएं। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? A very good afternoon to one and all respected seniors, distinguished speakers and my dear friends. I, CA Sarvagya Jain, feel pleasured and honored to welcome such guests, such eminent speakers over here. हमारा टॉपिक भी आज का कुछ ऐसा ही है, बियॉन्ड कंप्लायंस बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट सीए प्रैक्टिस। एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आइडियाज़ को एक्सचेंज करने नहीं आए, बल्कि हम एक फ्यूचर को देखने आए हैं कि हम सीए प्रैक्टिस बियॉन्ड कंप्लायंस क्या देखा जा सकता है, व्हाट इज द फ्यूचर। सो सिंस समय गरिमा को ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगा। आई रिक्वेस्ट मुच्छाल सर, संतोष मुच्छाल सर, दीपक कारणी सर एंड अभिषेक माहेश्वरी सर, प्लीज़ आप आए एंड इस डायस की शोभा को आगे बढ़ाएं प्लीज़। Ladies and gentlemen, please welcome them with a big round of applause. Thank you so much, sir. I request Pawan Agrawal sir, Vivek Verma sir to please come. Arun Jain sir, please आइए आप। संतोष मुच्छाल सर को प्लीज वेलकम करिए सैपलिंग एंड मोमेंटस से। I request Ayush Agrawal ji to please come up and welcome Deepak Kalani sir. I request Vishal Anwal ji to please come and welcome Abhishek Maheshwari sir. थैंक यू सो मच एवरीवन। वैसे ये तीन हस्तियां जो हैं ऐसी शख्सियतें जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इनके बारे में सारे शब्द बताने, इनके अचीवमेंट्स बताने जाऊंगा तो हमको सेमिनार लंच ब्रेक के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। संतोष मुच्छाल सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मुच्छाल गुप्ता एक को फाउंडर मेंबर हैं, पास्ट प्रेसिडेंट हैं IMA के, और पास्ट काउंसिल मेंबर भी हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के। इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि IMC के ग्रीन बॉन्ड्स लाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ऐसी पहली IMC का ग्रीन बॉन्ड आज तक नहीं आया है। उसके लिए सर को मैं काफ़ी सर अप्रिशिएट करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। सिमिलरली दीपक कालानी सर के बारे में बताना चाहूँगा कि जब लोग लोकल फाइनेंसिंग का सपना देखते थे कि लोकल फाइनेंसिंग कैसे होती है, तब उस टाइम पर सर का एक सपना था कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कैसे होगी। वो सर उस विजन के साथ में आए हैं। तो सर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के अंदर, डेप्थ सिंडिकेशन के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी रिनाउंड है, वेल नोन पर्सनालिटी है। सो ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। सर काफ़ी धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। अभिषेक माहेश्वरी सर, आप सबको पता नहीं होगा, सर इंटरनल ऑडिटर है हमारा ICI इंदौर ब्रांच के। तो हम सबका, हमारा सबका जो भी है सब छुपा सर के साथ है, सर के पास है। तो जब ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है तो मैं बिना विलंब किए
सर रिक्वेस्ट करूँगा पैनल डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सर जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने बात करी है कि बियॉन्ड कंप्लायंस, आप सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट डोमेन्स को बिलोंग करते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली बियॉन्ड कंप्लायंस? मुछाल सर, आपके वर्ड्स प्लीज। Hello. Let me first thank Indore branch to invite us. I am feeling very humbled, and with due respect for everyone sitting here, I would like to say that beyond compliance. So compliance is a very important word in the practice. Whether our topic is beyond compliance, but compliance is a paramount. We have a very senior person and very knowledgeable person, Sumit Nimaji here, who is the most prominent chartered accountant as well as advocate, and who better than him can tell about the compliance. Without compliance, you cannot move a single inch in the practice. So, compliance is always will remain the paramount. You cannot think without compliance you can move a single inch. But of course, now time has come when we should focus on the T strategy. How many of you understand T strategy? Someone can tell me about T strategy? Okay. So T strategy is a concept where you are a master of one thing, but at the same time you have the knowledge of entire ecosystem. Whether it's a little bit, but because the time has come where specialization is required, but the expectation of client is to understand from you the ecosystem also. Yesterday RBI announced new repo rate. So how it will impact our practice, how it will impact our clients servicing is very important. So irrespective of fact whether you are specialized in audit, but as a T strategy, you should know what is going to affect, what are the other things happening around the world which is going to affect your auditing firms. So, my request, humble request to you all is, please do understand this T strategy and try to implement in this our practice also. You should be focused on, as mentioned by our Charesa. If you are a Bumrah, you are a best in the bowling, of course, but at the same time you should understand the entire rule of the cricket, entire, even sometime if required you should be able to play the batting also. So you are master of one thing, but at the same time you understand the entire ecosystem, entire laws related with our profession, even economic development of the country, as well as global impact on the country, as well as the entire industry and business. So it's my humble submission against your questions. मुछाल सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, जैसे मुछाल सर ने बताया कि इतने सारे एवेन्यूज हैं, तो हम किन किन एवेन्यूज को एक्चुअली देखना चाहेंगे, किस चीज़ का फ्यूचर है बियॉन्ड कंप्लायंस? Good morning, everyone. Compliance, if you look at compliance, it can be statutorily complied for, and then comes what is not statutorily required. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कंप्लायंस को उस नज़रिए से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को स्टैट्यूटरी कंप्लाई करना है। अब प्रैक्टिस का एक नज़रिया ये है कि बहुत से ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ कंपनीज, एंटिटीज अदर देन कंप्लायंस के लिए हमको एनरोल करती हैं, एम्पैनल करती हैं, उनके अदर एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं। सो जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट्स होते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरीली रिक्वायरमेंट कि आपको बैलेंस शीट साइन करानी है, आपको अपने सर्टिफिकेशंस लेने हैं, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट काफ़ी ऐसी वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं जिसमें हम उनको हेल्प करते हैं अदर देन स्टैट्यूटरी। तो वी नीड टू लुक इनटू दैट, दैट विल हेल्प अस टू बिल्ड आवर प्रैक्टिस। ग्रेट। जैसे सर ने बताया कि ऐसी काफ़ी सारी नई नई प्रोफाइल्स हैं, सो दीपक सर, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जैसे स्पेशलाइजेशन वर्सेस मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, क्योंकि हमारा आधा दिमाग तो ऑलरेडी सीए की पढ़ाई करते करते 50% यूटिलाइज हो चुका है,
अब बाकी 50% के लिए सारा चीज़ हमें ही मैनेज करना है या हमें ऐसी कोई टीम बनाना चाहिए जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म क्रिएट करें? व्हाट विल डोमिनेट इन द फ्यूचर? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा यह कहना है कि अगर कोई प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑडिट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई इनकम टैक्स प्रैक्टिस कर रहा है, कोई जीएसटी प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने अपने फील्ड में मास्टर कर रहा है। अगर हमें मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म बनानी है तो हमको अपनी अलग अलग पार्टनर ड्रॉ करने पड़ेंगे अलग अलग क्षेत्र से, जो उस क्षेत्र का सबसे अच्छा काम कर सकता है, और आगे चल करके मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म ही ऑर्डर दे देगा। ये अकेले खाली हम ही सब कर लें, मैं इनकम टैक्स भी कर लूँ, जीएसटी भी कर लूँ, फाइनेंस भी कर लूँ, ये संभव नहीं है। तो हमें मल्टीडिसिप्लिनरी की तरफ देखना चाहिए और उस क्षेत्र से अच्छे अच्छे पार्टनर्स चुनकर। थैंक यू सो मच सर। पूछना तो नहीं चाहिए सर वैसे, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप आज सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करते तो व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली, सो जिससे हमारे सब जो यंग मेंबर्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिले? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने सीए किया था 88 में, तो नाउ ऑलमोस्ट अराउंड 40 years. So what I am missing, still today I am missing, कि if I would have got the chance, for sure I should have done MBA. The thing which I am missing till in my office also, in friends also, we are lacking in presentation. Chartered accountancy course is very good course, but my humble submission is still a lot of improvement is required, especially in presentation skills. You can't, आप अपने आप को बता नहीं पाते हैं। So अगर आपने MBA कर लिया या कोई एक आध कोर्स और कोई भी कर लिया, तो देन आप एक अच्छी उसमें जाते हैं। और अब तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी इज टोटली चेंज, एंड अब तो नाउ वी आर इन द AI एरेना। सो जो पहले हम काम करते थे वो चीज़ें खत्म हो चुकी है, मोर और लेस नो मोर इन द सीन, कैनवास पे नजर नहीं आती अब चीज़ें। सो इट्स टाइम फॉर अस टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स। So it's my humble submission to everyone, please go beyond this traditional practice, learn technology, do some MBAs, so that you can improve yourself in the presentation skill. Most of the company we are in consulting in the big way, and मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जो big 4 firms हैं वही prominent करती है, because they have the MBAs with them, those who are very good in presentation. But believe me, whenever there is a question about commercial aspect of any project or anything, chartered accountants are still far better than any MBA. But if we can improve ourselves in respect to presentation, we can really march with the time and go ahead in the expectation of our clients, in best with the big 4, big 5 firms. दीपक सर, आपका क्या कमेंट है इस बारे में? हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स जैसा संतोष ने कहा कि कमज़ोर है, बट ये हम खुद भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि MBA हो। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। क्या होता है कि हम लोग जिस फील्ड से आ रहे हैं, मान लीजिए कोई फाइनेंस से आ रहा है, मैं तो फाइनेंस से हूँ, इनकम टैक्स से आ रहा है या कोई अलग अलग रह रहा है, तो हमें क्या है कि प्रैक्टिस जब करने आते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी होगा रैपिड ग्रोथ हो जाएगा। उस चक्कर में हम चीज़ों को बेसिकली नहीं समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सिर्फ भागने की होड़ में रहते हैं। तो मेरा मानना है कि पहले हम चीज़ों को पहले समझें, एनालाइज करें, और जिस फील्ड में हमारा लग रहा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उसी में अगर मेहनत करें तो ज़्यादा अच्छा बढ़ पाएंगे। और प्रेजेंटेशन अपने आप आता है, सीखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उस पर भी जूझ करके आ जाए। अभिषेक सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं कहूँगा कि ये बहुत ही राइट टाइम है इन टर्म्स ऑफ, जब हमने प्रैक्टिस चालू की थी तब जितने भी वी थॉट ऑफ अ मल्टी स्टेट और नेशनल प्रेजेंस फर्म, तो अराउंड द कंट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया तो सबको कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट्स, कॉन्करेंट ऑडिट्स, इसका जो फंडामेंटल था थॉट प्रोसेस उनका, उतनी ही प्रैक्टिस और उस चीज़ के लिए जाता था।
Now the times are there, the number of banks have shrinked, concurrent audits have shrinked. Now recently finance minister talked about shrinking it to 3 major banks. तो then जो बिगर फॉर्म्स हैं या जो उस एस्पेक्ट में मल्टी स्टेट लेवल पे काम करना चाहती हैं, आई थिंक दे हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज पहले जो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनको इस चीज़ के लिए रेडी करना विद द काइंड ऑफ वर्क वी विल वर्क टुगेदर. तो करेंट सिनेरियो में आई थिंक इट इज़ अ गुड एस्पेक्ट. हम इस तरह की प्रैक्टिस पे और अलग अलग लेवल पे अपनी फ्रीक्वेंसी वाले मेंबर्स चुन के, डिफरेंट फील्ड्स के स्पेशलाइजेशन वाले मेंबर्स चुन के, देन वी कैन गो अहेड. थैंक यू सो मच सर. मैं टोटली एग्री करूंगा. मैं खुद एक सेकंड जनरेशन सीए फर्म से बिलोंग करता हूं, तो मैंने खुद ने एक इनिशियल फेज में एक एवर्जन फील करा था शुरू में. तो बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमको हमारे हिसाब से अपडेट भी करना पड़ेगा एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, और काफ़ी सारे कंप्लायंसेस के आगे सोच कर भी देखना पड़ेगा. जैसे सर आपने एक चीज़ बोली कि काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंसेस कम होते जा रहे हैं. जो गवर्नमेंट का नीति है वो चाह रही है कि ऑडिट्स भी कम कर दें. सो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है कि जेस्टेशन पीरियड या फिर एक प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस किस पीरियड के अंदर स्टैब्लिश करी जा सकती है? देखिए, मुझे तो नज़र नहीं आता कि कंप्लायंस कम हो रहे हैं. मैं तो जब भी ऑफिस से रात को 8 बजे शाम को निकलता हूँ, देखता हूँ कि पीछे पूरी जो बैक ऑफिस टीम हमारी वो कुछ न कुछ कर रही है. तो पूछता हूँ क्यों बैठे ये लोग? बोले साहब ये जीएसटी की लास्ट डेट आ रही है, वो लास्ट डेट आ रही है. मतलब 365 दिन मुझे लगता है कि कुछ न कंप्लायंस चलते रहते हैं. तो मैं कुछ मुझे समझ में आ रहा है अभी भी कंप्लायंस लेवल बहुत हाई है, और उसके अगेंस्ट पेनल्टी ये वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है. और सरकार सारा काम जो डिपार्टमेंट करते थे वो सारा काम चार्टर्ड अकाउंट से कराना चाहती है. सो कहीं कहीं हमारा जो लीडरशिप है इंस्टीट्यूट लेवल पे वो कहीं कहीं अपनी बात को प्रॉपर रख नहीं पा रही है. और हमको कहीं कहीं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में है उनको तो वो कोल्लू का बेल क्या बोलते हैं उसको वो बना के छोड़ दिया है. मतलब रियली आई एम सरप्राइज कि रात को 8, 12, 11 तो बैठ के कंप्लायंस कर रहे हैं. वो तो कंप्लायंस लेवल कभी रोका हुई है, बल्कि बढ़ ही रहा होगा. अब हमें रही बात ये कि कंप्लायंस की वाली ट्रेडिशनल प्रैक्टिस तो ब्रेड एंड बटर है. मैं कभी मना नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए, करना ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट का फर्स्ट इंटरेक्शन आपको उसी प्रैक्टिस से होता है. आज हम भी जहाँ पे हैं वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा, ऑडिट किया होगा, इंटरनेट किया होगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती है. तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए हमें इनकम टैक्स ऑडिट नहीं करना. अगर आपके पास वर्टिकल है, जैसे दीपक भैया ने कहा कि इन्हें कभी ऑडिट नहीं किया, ठीक है, अपवाद वाली बात हो सकती है. बाकी सामान्यतः जो सीए जितने भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने किया चालू किया, हमने स्टिल वी आर डूइंग ऑल दिस, अच्छे से कर रहे हैं. तो इसके साथ साथ चूँकि अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया है, और जो मैंने एमबीए का कहा था उसके पीछे पर्पज ये था कि जब आप एमबीए कर लेते हैं तो आपका माइंड की फर्टिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एमबीए के अंदर केस बेस्ड एनालिसिस वगैरह जो मिलते हैं, जो डिफरेंट थ्योरी पढ़ाई की, वो हमारे सीए में नहीं है अभी भी, है ना. सो जिसने भी एमबीए किया है वो मेरी बात से एग्री करेंगे, या जिनके बच्चे एमबीए कर रहे हैं, वहाँ पे जो केस बेस्ड स्टडीज़ होती है वो लर्निंग होती है. देयर इज शेयरिंग ऑफ द नॉलेज एंड लर्निंग आउट ऑफ द केस स्टडीज़, वो हमारे यहाँ अभी मिसिंग है. सो अब हम टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, तो हमें स्पेशलाइजेशन करना है, डिजिटल एरिना में आ गए हैं. तो हमें जैसे हम पहले, जब मुझे याद है इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस, वो टैक्स चलान के 8-8, 6-6 पेज कितने पेज थे सर जी? 4 काउंटर रहता था, और एक जना जो समझदार ज़्यादा होता था वो एक फर्स्ट वाला भरता था, बाकी के जो बेवकूफ़ होते थे हमारे जैसे वो बाकी के भरते थे. तो वो ज़माने से आज हम कहाँ आ गए हैं, है ना. तो there is a 100% transformation what we were in early 2000 or 2010. Now we are at the टचवुड. अब आपको ये वाले काम नहीं करना पड़ रहे हैं, पर ठीक है, अब आप दिन भर उस पर कंप्यूटर पर लगे रहते हो, वहाँ से कंप्लायंस कर रहे हैं, ठीक. बट हमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए. अब कंसल्टिंग ऐसा एरिना है जहाँ पे फोकस करना चाहिए हमें. और अब फैमिली बिजनेस ऑफिस है, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, बिजनेस सॉल्यूशंस हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्लाइंट को चाहिए. अब वो आपको एक बिजनेस को सॉल्यूशन प्रोवाइडर देख रहा है. अब केवल इनकम टैक्स कंप्लायंस वाला वकील नहीं समझ रहा है, अब वो समझ रहा है कि आप हमें सारे सॉल्यूशन दे देंगे. और मैं एक बार गारंटी से बोल सकता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिस तरह से ट्रेनिंग और जिस तरह से कोर्स से हम निकलते हैं, हम कोई भी फील्ड के अंदर थोड़ा सा अगर मेहनत करें तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं आसानी से. रादर
कुछ लोग जो वरिष्ठ लोग हैं मेरे, वो अगर बैठे हों यहाँ समझते हो इस चीज़ को कि जितने भी बड़े इंटरप्राइजेज हैं इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप के, उसके अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सीनियर पोजीशन पे, उन्हें भले ही स्टार्ट एज ए अकाउंट ऑफिसर किया हो, लेकिन आज की तारीख में दे आर द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, दे आर लुकिंग आफ्टर द बिग बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एवरीथिंग. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर केपेबल एनफ. हमें जो शिक्षा मिली है, हमें जो ट्रेनिंग मिली है, वो हमें वर्सटाइल दिमाग को देती है और हम जो भी फील्ड में चाहें अच्छा कर सकते हैं. तो हमें अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ साथ बाकी विधाओं में भी अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहिए. आई टोटली एग्री. मेरा ही एक फ्रेंड है, वो पहले कंसल्टिंग जॉब में था अल्ट्राटेक के अंदर, देने शिफ्टेड टू एयरटेल मार्केटिंग. उसका पैकेज डायरेक्टली 15 लाख रुपीज से 40 लाख रुपीज पे शिफ्ट हो गया था. सो इवन ही डिडंट नो कि बीइंग अ सी सो वेल इन द मार्केटिंग रोल. सिमिलरली एक और मेरी फ्रेंड है, शी वाज अ सीए, आफ्टर शी कंप्लीटेड हर एमबीए फ्रॉम आईआईएम, उसका पैकेज डायरेक्टली 60 लाख रुपीज पर बूस्ट हो चुका है. सो व्हाट शी वाज लैकिंग वो उसका फुलफिल हुआ बाय डूइंग द एमबीए कोर्स. सर दीपक सर, जैसे हम लोग जेस्टेशन पीरियड की वही बात कर रहे थे, तो ऐसे सेंस में अगर कोई प्रैक्टिस में आना चाहे आज की डेट पर, तो क्या एक बेसिक पीरियड हमको मानसिकता में रखना चाहिए कि 3 इयर्स 5 इयर्स, एंड वो 5 साल में मोटिवेटेड कैसे रहना है कि ये 5 साल तो प्रॉफिट नहीं आएगा? बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हर आदमी जो अभी आज का बच्चा जो सीए बन करके आ रहा है, उसको 2 या 3 साल 5 साल में ही अपना ग्रोथ देखना है कि हम तो टॉप पे पहुंच जाए, इतनी इनकम होनी चाहिए. एक प्रोजेक्शन अपने फैमिली मेंबर से, अपने पड़ोसियों से एक क्लियर कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि फलाने का छोरा तो इतनी जल्दी सीए बन के 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो 10 ही लाख कमा रहा है. ये जो कंपैरिजन आ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि आप अपने को नहीं जज कर रहे हो, आप अपने काम को नहीं सीख रहे हो. आप क्या कर सकते हो, ये खुद का जजमेंट होना चाहिए, खुद का असेसमेंट होना चाहिए और उसके बाद हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फील्ड में एक्सेल करें. कोई भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए कम से कम नहीं भी मेरे हिसाब से 5 साल लगते हैं. कोई भी चीज़ में आपको एस्टैब्लिश करना है, अगर एक फील्ड आपने चुना 5 साल पहले तक आपकी फील्ड वाकिफ नहीं करेगी. पहले आपको सीखना पड़ता है हर लेवल पे, नीचे से ऊपर. क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 साल की जो ट्रेनिंग है, 3 साल की जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, उसमें इन फील्ड पे कोई भी काम नहीं सिखाया जाता. तो अगर आपको कहीं जाना है, या तो किसी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में काम करना चाहिए, या किसी जगह जॉब में जाकर के छोटी मीडियम साइज कंपनी में जाकर जॉब करना चाहिए, जहाँ हर काम सीखने को मिलता है. एक्सपोजर मिलने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद में अगर आप प्रैक्टिस में आते हो, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट यू आर एबल टू प्रोवाइड गुड सोल्यूशन टू योर क्लाइंट्स. तो ये मेरा मानना है कि हम शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा. और ये एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है. मेरे लिए 5 साल हो सकता है, किसी के साथ 10 साल भी हो सकता है, किसी का 3 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या नेटवर्किंग स्किल है, क्या अपने में स्किल्स हैं, कैसा आपका पास्ट जो जैसे आपके या सेकंड जनरेशन, तो आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा. कोई नया आया तो उसके लिए बहुत टफ होगा, आसान नहीं है. तो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा एक भरोसा उसके साथ. अब आप एक नए एस्पिरेंट के रूप में उनको अप्रोच करने गए तो वो बदलेगा नहीं. भरोसा आने के लिए, आपको काम देने के लिए कोई छोटा कोई ट्राई करेगा, उसमें अगर कोई सक्सेस हो तो धीरे धीरे काम बढ़ता है. इतना आसान नहीं है कि हम सीधे ब्रेक थ्रू कर लें. कोई अभिषेक सर, जैसा सर ने बोला कि एक नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर. सो नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा, जैसे सपोज करें हम में से कुछ लोग इंट्रोवर्टेड पर्सन है. सो व्हाट आर द हैबिट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट गोज इन अ लॉन्ग रन इन हेल्पिंग देम एस्टैब्लिश अ प्रैक्टिस, और नेटवर्किंग इसमें क्या रोल प्ले करता है? करंट सिनेरियो में विद द काइंड ऑफ असाइनमेंट्स या जो कॉर्पोरेट्स का एक्सपेंशन है, दे आर नॉट लिमिटेड टू अ वेरी स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया. बहुत वाइडर स्कोप है. देन देयर काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस जिसमें एक पर्सन सोचता है कि आई विल बी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर सिटी और अ प्लेस एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. But it is all about individual perception, how he perceives his practice, how he feels कि उसका वो goal क्या है. For us, say for example, we decided that we want to establish a national firm. So हमारे लिए शुरू से criteria वैसा था. And how network definitely helps a lot in terms of when you approach clients or corporates or different kind of assignments.
So then you can establish that you have a presence in X number of places, Y number of places. And when you establish such a network, then the best part of it is maybe one of your partners at Ranchi is good at GST. Maybe one of your partners is excellent in statutory audits in Indore. So that way, when this kind of multidisciplinary thought of and specializations of each and every partner, so each and every kind of problem, each and every kind of assignment, then it becomes quite easy for a firm to take up in that. And network में एक और important है, when we start our practice, तो हम लोगों को हमारे नाम से बहुत प्यार होता है. एक बार हमने हमारे नाम की प्रैक्टिस चालू कर दी, तो we feel like यार इसी नाम से काम करेंगे. But at the end of the day, आपका काम आपके नाम को बढ़ाता है. If you are in a particular state or particular city, maybe you are a partner of a big firm, but आपका काम आपके नाम को बोलेगा. तो in spite of उसके पीछे पड़े रहना, it's better to get into a network if you want to, and then grow accordingly. थैंक यू सर. संतोष सर, एक पर्सनल रादर ये जो नाम के प्रति अपना जो अथाह प्रेम है ना, ये हमारी उन्नति के अंदर बाधा डालता है बल्कि, और है ना, हम क्यों नाम से पीछे क्या फर्क पड़ता नाम से. अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ग्रांड थर्टन, जो कि ग्रांड थर्टन उसका कोई फंक्शन था दिल्ली में, आई वाज अटेंडिंग द फंक्शन, तो आई कैन टू नो दैट दे हैव मोर देन 300 पार्टनर्स एंड प्रेजेंस इन 12 countries and co-founded by Indian chartered accountant only. So it make lot of sense कि आप अपनी अब ग्रांड थर्टन में उनके नाम तो कोई आ ही नहीं रहा है बेचारों का भी, जीटी. सो हमें कहीं कहीं इस चीज़ को, और मैंने इंदौर में भी देखा कुछ फंड्स को जिसमें एक पोटेंशियल कैपेबिलिटी थी, लेकिन बिकॉज कि वो दे वांट टू स्टिक टू नहीं यार ये मैं तो मेरे इस नाम को तो मैंने साइकिल से चालू किया था, ठीक है भाई चालू किया था कोई बात नहीं. अब आप थोड़ा समय के हिसाब से अगर आप इसको लोग अच्छा कर लेते तो क्या दिक्कत है उसमें. सर इसी रिगार्ड्स में, जैसे आप कोई अपना पर्सनल लाइफ इंस्टेंस शेयर करना चाहेंगे कि आप सभी लोग एक डिफरेंट प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं, तो आपने इस नीश प्रैक्टिस को कैसे डेवलप करा, इस बारे में कुछ आप सर अपनी पर्सनल लाइफ से उदाहरण देकर समझाएं. ज़्यादातर चीज़ें लाइफ में मतलब प्लान तो होती है खैर, पर एक्सीडेंटल भी होती है. सो कहीं कहीं कुछ चीज़ें एक्सीडेंटल भी हुई हमारे साथ कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस करते करते असाइनमेंट को चैलेंज के रूप में ले लिया और रेस्ट इज द हिस्ट्री, तो बढ़ते गए आगे. तो होता है, सबके साथ होता है, मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि कहीं कहीं कोई ऐसा वक्त आता है जब आप उस चैलेंज को यू आर रेडी टू एक्सपेक्ट इट, एंड व्हेन यू कंप्लीट दैट टास्क देन दैट बिकम योर एंटायर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लाइफ. दीपक सर, आपको शेयर करना चाहेंगे इस बारे में. मेरा एक ही कहना है कि जिस काम को करना है उसमें अच्छे लोगों से जुड़े. जब आपका ऑरा अच्छा होता है तो आपके साथ लोग भी अच्छे जुड़ते हैं. आप अगर मान लीजिए शुरू में प्रैक्टिस करते टाइम में हमने कोई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके हल्के क्लाइंट्स लेकर के, या जो आप नहीं कर सकते एथिकली उन कामों को कर लिया, तो आप उसी विशेष सर्कल में फंस जाते हो, उससे बाहर नहीं निकल पाते. तो अगर आपको अच्छा काम करना है और एथिकली अच्छा काम करना है तो अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन काम मिलता है, नाम भी मिलता है, और काम के पीछे नाम मिलता है. थैंक यू सो मच सर. अभिषेक सर, जैसे सर ने भी बात करी कि एथिकल डिसीजन में प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई एथिकल डिसीजन आपको कभी आपके प्रैक्टिस के दौरान फेस करना पड़ा हो? क्योंकि क्लाइंट्स हमेशा हम पे टाइम का बर्डन, एक कंप्लायंस का बर्डन, एक डेडलाइन में हमेशा बांध के रखते हैं, तो ऐसे सेंस में कभी कोई आपको एथिकल डिलेमा आपको फेस करना पड़ा हो, और आपने हैंडल कैसे करा, ताकि हम सब मेंबर्स को इस बारे में बता पाएँ. एथिकली क्लाइंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, आपका उससे जो कनेक्शन है वो वन टाइम नहीं होता है, यू डील डे इन डे आउट एंड फॉर ईयर्स. तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसका एक वो रहता है कि आप एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें. एंड एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़े जो अनएथिकल हो. बट आई पर्टिकुलरली बिलीव कि ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं. मे बी आज से कुछ समय पहले की बात है, जब सैलरी के रिटर्न्स हम भरते थे, तो जिन सैलरी पे टीडीएस नहीं कटता था वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी, और जिस पे टीडीएस कटता है वो रिफ्लेक्ट होती है. तो वन ऑफ माय क्लाइंट सेड कि हम ऐसा कुछ करें कि ये हम नहीं दिखाएं. तो आई सेड कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आई फाइल रिटर्न अकॉर्डिंगली. अगर आपको लगता है तो आप किसी और से रिटर्न करवा लीजिए. तो देन देयर आर वेज टू टैकल एंड लेट देम नो कि ये एथिकली गलत है एंड वी आर अगेंस्ट इट एंड विल नॉट बी डूइंग इट.
हाँ, काफ़ी बार हमको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि व्हेन टू से नो। मुझाल सर, ऐसा आपका कोई लाइफ का तजुर्बा आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल होता है कई बार कि क्लाइंट चाहता है कि बैलेंस शीट उसके हिसाब से साइन हो जाए, तो हमें तरीके से उसको ना करना पड़ता है कि भाई नहीं हो पाएगा हमारे से। जैसे अपन सेवन इट्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की कोई करते लोग करते हुए ही ना। जैसे जीटी का बता रहा था मैं, जीटी ने यहाँ की इंदौर की किसी कंपनी का मना कर दिया, भाई ये इसके अंदर ये इशू है, हम नहीं कर पाएंगे, बट इवेंचुअली ही गॉट साइन फ्रॉम सम अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट इज द हार्श रियलिटी। सुमित नीमा सर भी जैसे हमारे साथ में हैं, अभी सिनेरियो जितना ज़्यादा चेंज होते जा रहा है, जिसमें एआई भी, एआई ड्रिवन स्क्रूटनी आ चुकी है, फेसलेस असेसमेंट आ चुका है। सो एआई एक हमारे लिए खतरा है या एक ऐसा टूल है जो हमें सीखना चाहिए, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए हमारी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर? और लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से इससे क्या रिलेशन है, क्या करना चाहिए सर? नहीं देखिए, एआई जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे पहले हम ड्राफ्टिंग खुद चालू करते थे, 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट 3 ड्राफ्ट, और अभी मुझे ऐसा कई बार लगता है चलो यार डाल दो जीटी इसके अंदर, चैट डाल दिया, अब जो आता है उसी को थोड़ा ऊपर करके कर दिया, तो कहीं कहीं हम वी आर लूजिंग अवर क्रिएटिविटी आल्सो। सो हमें बहुत कॉशियसली इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हथियार है, अब इस हथियार का इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, और बहुत हेल्पफुल है, हम तो बहुत इफेक्टिवली इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी मदद मिलती है। और कई बार डाटा जो आपके पास सामान्य जानकारी में नहीं उपलब्ध होते हैं, वो चैट जीपीटी की वजह से आप आसानी से ले लेते हैं। दीपक सर, ऐसे फाइनेंशियल रोल्स के अंदर जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो रेशियो एनालिसिस और इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैं अभी पहले संतोष वाले हाँ, पार्ट हाँ। थोड़ा सा कुछ बोलूँगा। जैसे क्या होता है कि आपके पास चैट जीपीटी से कोई ड्राफ्ट आ गया, एक ड्राफ्ट अगर आ गया तो आप उस ड्राफ्ट के आसपास ही घूमते हो, एक्चुअली उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो, आपकी क्रिएटिविटी पूरी खत्म हो जाती है, और फिर जो आपका फाइनल रिप्लाई बनता है वो कई बार आपको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हमें कई बार तो क्या, जैसा संतोष ने कहा कि एआई यूज़ करना चाहिए, बट एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम है। हमें ज़रूरत पड़े जहाँ जहाँ इसकी डेटा की ज़रूरत है, जो भी फास्ट काम करना है, कैलकुलेशन करना है, आप लो, बट उसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, और क्रिएटिविटी ना खत्म हो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज क्या धीरे धीरे आप पहले हम लोग जब ऑडिट करने आए थे, जब हमारा टाइम था तो हम हाथ से जोड़ते थे, कैलकुलेटर नहीं होता। आज की तारीख में किसी बच्चे को अगर बोल दो कि इतना को जोड़ के, तो बोले रुको 2 मिनट में इस पर वेरीफाई करके बताओ, वो जोड़ के अपने ऊपर भरोसा करता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम अपना कॉन्फिडेंस खो दें, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अभिषेक सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? आई थिंक जैसा दोनों सर ने बोला, इम्पोर्टेंट है कि हम किस सिनेरियो में, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं। मे बी व्हेन once I was sitting with 2 of my clients in a room and we were discussing on an MOU and it was to be done then and there itself. At that point of time I thought AI was very useful in terms of getting it drafted. But at the same time, when I have time and we can deliberately depend upon and do our research, then that is a different aspect altogether. So it depends upon as and when it has to be used and how we can get benefit from it. बिल्कुल सही बात है। यूज़ एंड मिसयूज के बीच में काफ़ी थिन लाइन है। हमने भी हमारे आर्टिकलशिप हायरिंग के प्रोसेस में अभी कई बार 8 की टेबल और 7 की टेबल रिसाइड करने को भी पूछ लेते हैं कि यार 7 की टेबल आपको आती है या नहीं आती है, एंड 10 into 10 100 बोलने भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। सो बिल्कुल सही बोला सर आप लोगों ने कि बेसिक चीज़ें उस पर कॉन्फिडेंस हमारा लूज कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी वर्सेस हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव वो ये बताना चाहूँगा, कई बार जैसे हम कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बना लेते हैं, आप उसको चैट जीपीटी में डाल दीजिए, वो उसको इम्प्रोवाइज कर देगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड टूल। सर, जैसे हम लोग कंप्लायंस के, वापस से मैं टॉपिक पर आता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग कंप्लायंस के बारे में बात कर रहे थे, तो एक कंप्लायंस के बेसिक कोई बिजनेस को, एक प्रोडक्ट को हम लोग हाई वैल्यू कैसे बनाएं, इसको हाई वैल्यू क्रिएशन असाइनमेंट कैसे बनाएं? क्योंकि हमारे पास में कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार व्हाट टू चार्ज। कहीं हो सकता है हमारे लिए वो क्लाइंट से 5000 की वर्थ रखता हो, बट हो सकता है कि एक्चुअल उसमें जो बिजनेस है दैट इज मोर देन दैट। सो व्हाट शुड वी डू टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज? देखिए, एआई के इस युग के अंदर अब इनकम टैक्स की रिटर्न भरना करना, ये सब काम आपका क्लाइंट खुद करके ले आएगा।
है ना। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई आवश्यकता पड़ेगी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, सैलरी वगैरह ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। हाँ, जीएसटी कंप्लायंस जरूर यहाँ पे जो बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से एआई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कि वो तो खुद का ही करना पड़ेंगे। और जहाँ तक कंप्लायंस सवाल है, मैंने जैसा फर्स्ट ओपनिंग रिमार्क में कहा था, कंप्लायंस इज पैरामाउंट। कंप्लायंस से आप खेल नहीं सकते, कंप्लायंस को हमेशा मेंटेन करना ही पड़ेंगे। और अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो एज ए प्रोफेशनल हमें भी चैलेंजेस हैं और हमारे क्लाइंट को भी चैलेंजेस रहेंगे। तो कंप्लायंस को मेंटेन करते हुए जो बेस्ट हम कर पाएँ। और रही बात ये फीस वगैरह वगैरह, ये तो बड़ा इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, इसको तो डिपेंड ऑन प्रोफेशन फर्म एंड जो आपका क्लाइंट है वो हाउ यू सर्व देम। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आजकल जो क्लाइंट हैं वो आपसे सिर्फ रिटर्न की बात नहीं करता है, वो आपसे पूरे बिजनेस सोल्यूशन की बात करता है। तो देन इट इज़ ए पैकेज कि मैं किसी क्लाइंट से साल भर का 10 लाख ले रहा हूँ, 15 लाख ले रहा हूँ, 25 लाख ले रहा हूँ, 5 लाख ले रहा हूँ, तो उसमें किस तरह से काम कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हो बियॉन्ड कंप्लायंस आल्सो। सो उस पर टोटली एग्रीड सर। जैसे हम लोग भी ऑफिस में एक्सप्लोर करते हैं कि एवरी क्लाइंट वांट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। हम लोग ये देख रहे थे कि जो हमने 12th क्लास में बेसिक टेलर्स और फेवल्स का प्रिंसिपल पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग देते थे कि स्टेप एनालिसिस, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस फास्टर हो सकती है, मूवमेंट एनालिसिस करते थे। तो वो बिजनेस स्टडीज के छोटे से सब्जेक्ट को जब हमने हमारी फैक्ट्रीज में इंप्लीमेंट करवाया, सो उस कंसल्टिंग के लिए वी वर एबल टू चार्ज मोर देन व्हाट द अदर थिंग्स दैट वी वर डूइंग फॉर द क्लाइंट। सो ऐसे ही सर, अभिषेक सर, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें हम कि हिडन अपॉर्चुनिटीज क्या है एक करंट क्लाइंट के अंदर? क्योंकि ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो क्लाइंट्स आर लिमिटेड, अगर सिर्फ हम इन द टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से बात करें। वो क्वेश्चन दूसरा है कि अभी तो वर्ल्ड इज ओपन, बट अगर सिर्फ हम लिमिटेड क्लाइंट्स के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करें, इस बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? I think for that you need to understand the business perspective of the client. वो किस तरह काम करता है, उसने क्या अपने फ्यूचर गोल्स असरटेन कर रखे हैं, what he wants from his business, and then how we can play a role to achieve that. At times plain studying of balance sheet से हमारे पास books आ जाती हैं, या at times हम बोले कि एक plain simple income tax return भरा and we saw that कि client के savings account में 10 लाख रुपए साल भर से ही रखे हुए हैं, उसमें उस अपने पैसे का कुछ भी नहीं किया। तो then though it was not our part, it was his money, and we suggested how this can be increased and multiplied and what else investments can be made. So then you need to understand his perspective, उसको immediate funds की requirement थी क्या। So then it depends upon आप क्लाइंट के बिजनेस को कितना समझते हैं, क्लाइंट आपसे कितना नरेट करता है, कितना आपका इन-डेप्थ रिलेशनशिप है, so that it can be taken up. डेफिनेटली। एंड दैट्स एग्जैक्टली बियॉन्ड कंप्लायंस। जब आप क्लाइंट के साथ इनकम टैक्स, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल के साथ साथ जब बैठते हैं तो उसे उस विषय का अगर नॉलेज थोड़ा आता है, दैट्स वाई अगेन वो मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे समय के हिसाब से भी समझ आती है। अदरवाइज अगर आपने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं और उस क्लाइंट की जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है जो भी है उसका अगर आपको फेयर आइडिया है अगर, तो यू कैन रियली गाइड हिम। कई बार हम जब क्लाइंट के अंदर देखते हैं पोटेंशियल है उसके अंदर, तो हम कहते हैं बॉस आप अभी जो कर रहे हो ये अभी आप अंडर यूटिलाइज आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज, इसको आप इतना मल्टीफोल्ड कर सकते हो अगले आने वाले 3-4 साल में, एंड इट रिक्वायर हैंड होल्डिंग। सो बियॉन्ड कंप्लायंस ट्राई टू गिव हैंड होल्डिंग टू योर क्लाइंट्स, बिलीव मी ही विल वेरी हैप्पी, क्योंकि वो देख रहा है, उसको भी पता नहीं है अपनी पोटेंशियल। तो आपको जामन का काम करना है, उसे हनुमान बताना है कि भैया तो आराम से अगर कोशिश करेगा तो ये समुद्र पार कर लेगा और आगे तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स एज ए जामन वी आर सपोज टू गाइड। दीपक सर, आपको शायद करना चाहेंगे इस बारे में? कोई भी सजेशन अगर आता है तो कॉस्ट बेनिफिट, जैसे आपका कहना था कि मैं अगर 2 घंटे दे रहा हूँ तो मेरे को क्या फीस मिलेगी, हम उल्टी बात करेंगे हम उसका क्या बेनिफिट दे सकते हैं, क्या कॉस्ट बेनिफिट, क्या कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अगर उसको एक सब्सटेंशियल कॉस्ट कटिंग मिल रही है तो वहाँ फिर हमारा भी हक बनता है कि कुछ मांग ले उससे। तो ये तो आप क्या दे रहे हो उस पर आपको डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कोई सोल्यूशन है, हमने 5 घंटे काम किया और आपको 5,000 रुपये दे दिए, बट 5,000 में आपने काम क्या किया 5 घंटे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या बताओ सोल्यूशन की बात करें तो यस, आज एक मैं भले फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मर्जर भी बताते हैं, हमारे बताते हैं, डिमर्जर भी सजेस्ट करते हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर बिजनेस नहीं समझा तो सर, जैसे हम लोग परसों भी डिस्कस कर रहे थे, आपने सर का बहुत एक अच्छा कहना था कि क्लाइंट को एजुकेट करने से हम लोग डरते हैं।
सो जैसा सर ने बताया जामवंत बनो, सर इसी बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि हाउ डू वी एजुकेट द क्लाइंट एंड जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और उसका फायदा भी हो जाए? मैं आपको मैंने नाम नहीं लिए बिना बोलता हूँ कि जैसे पहले हम जब स्टार्ट करने आए प्रैक्टिस तो मोस्टली प्रोप्राइटरी कंसर्न था। आज बैंक वहाँ पे पैसा देने में डरता था। हमने उनको बोला आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी में, उसको एजुकेट करा कि भाई इसमें लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट है, आप धीरे से आओगे, इसमें कंप्लायंस आएगा, कंप्लायंस आने से बैंक का भरोसा बढ़ेगा, दूसरे स्टेक होल्डर का भरोसा बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे एजुकेट करने का जो सिस्टम है वो इवॉल्विंग स्टेज में है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में उसको एजुकेट करूँ। अगर मैंने मान लीजिए 5-10 साल उसको नर्चर करते हुए एजुकेट किया तो कहीं से कहीं पहुँच। अभिषेक सर प्लीज आप कुछ ऐड करें। As already said, this is the way we build on the relationship. हम उसको every aspect समझाते हैं, बताते हैं, कहाँ वो लैग कर रहा है, कहाँ things improve हो सकती है, and based on that फिर धीरे धीरे वो करके and then we get lot of different kind of working assignments. So this is the एक और एस्पेक्ट है कि हम जैसे कभी क्लाइंट कुछ आया, कुछ बोलने आया, मुझे ये काम करना है, तो कुछ चीज़ों के लिए ना बोलना भी आना है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को ना नहीं बोल पाता। ना बोलना सीखना बहुत जरूरी है और बहुत सॉफ्टली ना बोलना पड़ता है। कोई चीज़ नहीं करना है, कंप्लायंस से इशूज हैं या फिर वो नहीं दिख रहा हमें या कोई वायबिलिटी नहीं आ रही प्रोजेक्ट, तो मुझे बताना है कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। ना बोलने में थोड़ा ताकत ज़्यादा। सर इसी बार जैसे आपने एक बताई कि एक मिस्टेक हम जो करते हैं वो ना नहीं बोल पाते हैं, मुझे सर आपका ये कहना है ऐसी कोई मिस्टेक, एक वन मिस्टेक जो आप एडवाइस करेंगे सभी को कि दैट वी शुड नॉट डू? देखिए, जिस काम को करने में आपको जरा भी संकोच हो रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दे देना चाहिए, उसमें कोई सवाल ही नहीं होता। भला लगे बुरा लगे, कई बार ऐसा मौका आता है कि हम मना कर देते हैं, बोलते साहब मैं फिर बाहर से करा लूँ क्या। बड़ा स्ट्रेट आंसर रहता है कि भैया हाँ करा लो, और करा आता है कि आई एम वी आर हैप्पी किसी के अभी किसी ने समय से कर लिया, अपन नहीं कर पाने कोई बात नहीं, इसका रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करें। अभिषेक सर आप एक मिस्टेक ऐसी को बताना चाहेंगे जो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस? I think work ethically, and then second चीज is you have to understand importance, your importance as well, कि हमें क्या टाइम फ्रेम में काम करना है। There will be times जब see we are into practice for last now 22 years, तो अब we work for lot of corporate clients as well, तो 6:30 in the evening अगर किसी का कोई कॉल आता है तो पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि आप ऑफिस में हैं क्या। And if I say I am not in office, then it is absolutely okay. The work will be done tomorrow. So then you have to understand the importance of time and the way of working. अगर आप उस पर adhere to करते हैं, तो then people will understand and back it accordingly. थैंक यू सर। जैसे कि हमारी थीम भी थी फ्रॉम बिकमिंग अ पॉन, फ्रॉम बिकमिंग अ किंग फ्रॉम अ पॉन। आपने देखा होगा फ्लायर पे एक पॉन है और उसके शैडो में किंग बना हुआ है। सो इसी के रिगार्ड्स में सर मैं चाहूँगा आपसे कि 2030 जो हमारा थीम था कि 2030 में हम लोग किंग कैसे बने, फ्यूचर रेडी होने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो पोटेंशियल इंडिया में है अभी और द वे द लीडरशिप इज़ वर्किंग फेनोमेनल, इससे अच्छा समय कभी पहले नहीं रहा होगा। जो समय आज है और आने वाला समय है, 140 करोड़ का ये देश अब जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसके अंदर हमें अपना स्थान ढूंढना है। सवाल ये है कि हम इस जो बुलेट ट्रेन के अंदर कैसे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, हाउ वी कैन कॉम्पीट विद दिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके लिए फिर अगेन वापस हुई जो टी स्ट्रेटेजी वाला कॉन्सेप्ट है, वो हमें आत्मसात करना होगा कि हम एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस करें, स्पेशलाइजेशन करें उसके अंदर, बट एट द सेम टाइम हमें नॉलेज बेस लगभग पूरे इकोसिस्टम का होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और अपॉर्चुनिटी अथाह है। आप देखिए जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं सब लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। इसीलिए जितनी भी जो बिग 5 फर्म्स है, बिग 4 फर्म्स हैं, वो तेज़ी से इंडिया में अपना काम फैला रही है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी रिक्वायरमेंट संभव अनफॉर्चुनेट है ये कि वो देखते हैं फर्स्ट 4 की तरफ
तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम क्यों नहीं लोकल फर्स्ट फॉर बनते हैं। उसके लिए अगेन नेटवर्किंग और मल्टीपल मेंबर्स के साथ पार्टनरशिप, ये सब चीज़ों को करें। अगर जब तक नहीं करेंगे बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, और अगर कर ली तो आगे आसमान है। दीपक सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हमने जो भी प्रोफेशन चुना, प्रोफेशन में जैसे स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, हम एक किसी को जिसको हम चुन लें, हम उसी को परस्यू करते रहें और बहुत अच्छे तरह परस्यू करें तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि हम एक ही चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, 10 चीज़ हम करना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कर हासिल कर पाएंगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर अपना। तो किसी भी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए, जिस फील्ड में भी आप कर रहे हैं उसको एक्सेल करते जाएं और वहाँ ऊंचाई पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। और वो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये कोशिश करना चाहिए, अगर 2030 की तरफ देख रहा है तो जिस एरिया में वो अच्छा है उसी चीज़ में पूरी ताकत लगा दे, कोई नहीं रोक सकता उसको आगे जाने से। पर दीपक सर से मेरा 1-on-1 जब डिस्कशन भी चला था, सर ने तब भी बोला था कि यू शुड लर्न टू लव द वर्क। आप अगर सब कुछ करना चाहेंगे तो लव द वर्क, बट अभिषेक सर आप क्या कहेंगे, कैसे लव करें? कैसे लव करें? प्रैक्टिकली क्या होता है लाइफ में, हम जब प्रैक्टिस में आते हैं तो हम बहुत कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन हमें प्यार उसी से होता है जहाँ से पैसा आता है। प्रैक्टिकली ये है, हमें वही फील्ड अच्छी लगने लगती है जो हमारे लिए रिम्यूनरेटिव होती है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज व्हाट वी आर हियर फॉर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो भी फील्ड आपको बेटर लगे, जिसमें आपको लगता है कि यू कैन पे एम्फेसिस, आप कुछ उसमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप उसी फील्ड में करते जाते हैं एंड इट बिकम्स रिम्यूनरेटिव एज वेल। आप अपनी टीम का ऑप्टिमाइज बिल्कुल यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, एंड देन इट वर्क्स ऑन अकॉर्डिंगली। तो दैट इज। दीपक सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं अभिषेक जी से थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ को परस्यू कर रहे हैं और उसमें पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन पूरा प्यार से पैशनेट होकर काम कर रहे हो, तो सक्सेस तो आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। और मैंने कभी भी, मतलब मैं अगर अपना तजुर्बा बताऊँ कि हमने पैसे के पीछे कभी कोई दौड़ नहीं लगाई, काम के पीछे दौड़ लगाए, पैसा अपने आता है। तो पैसे के पीछे मत जाओ, और रेम्यूनरेटिव है इसलिए प्यार मत करो। प्यार तो अपने काम से करना पड़ेगा, जो आपने किया उसको बहुत मजे से करना पड़ेगा, दिल लगा के करना पड़ेगा, जब मजा आएगा। पैशनेट होने का मतलब मैं इसमें जीता हूँ, दिन रात उसमें जीता हूँ, तो मेरे को मजा आएगा। आज जैसे सुमित निमा जी को अगर बोले कि इनकम टैक्स में आपको उठा के पूछ ले क्या सेक्शन है, तो वो 1 मिनट में बता देंगे, तो वो जीते हैं इसको। तो आज आपसे कोई भी बात पूछे कोई, तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर हो तो उसका जवाब तुरंत दे पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, हम पैशनेट उतने लेवल तक हो जाए कि हर सवाल का जवाब होना चाहिए। गला ठीक नहीं है मेरा, फिर भी 2 लाइन अच्छी सी जो आज के लिए मैंने लिखी थी बोलूँगा मैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठे क्या आसमान देखता है। क्या बात है सर, क्या बात है। अभिषेक सर, आप ऐसी कोई एक लाइन देना चाहें सीनियर मेंबर्स के लिए? नहीं, एक सिंगल एडवाइस, आप सिंगल लाइन एडवाइस कोई देना चाहें हमारे सारे मेंबर्स के लिए, तो वो क्या रहेगी टू बी रेडी फॉर 2030? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने काम को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करें, टीम नीचे की स्ट्रांगली बिल्ड करें। अगर आप फ्री रहेंगे तो नए काम ला पाएंगे, उनका एग्जीक्यूशन को सुपरवाइज कर पाएंगे। तो एट ऑल टाइम्स हमारे पास जो हमारा मैन पावर है वो परफेक्टली होना चाहिए, कि हम सिर्फ काम करते ना रह जाएं। बिकॉज अभी जैसे जय जी ने बोला था कि काम लाना और काम करना ये 2 एस्पेक्ट हैं अपनी प्रैक्टिस के, तो देन यू शुड बी एट टाइम्स फ्री टू गेट द वर्क एज वेल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने टीम को, मैन पावर को अकॉर्डिंगली अलाइन करें, एंड देन बी फ्री एट टाइम्स कि जब आप नए काम को एक्सप्लोर भी करते हैं। टोटली एग्रीड सर, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटेड बाय योर टीम। सो हम लोग ये चीज़ काफ़ी मिस करते हैं कि हम हमारे टीम को उस लेवल तक नहीं लेकर आ पा रहे हैं जहाँ पे वो क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करके हमारा कुछ बर्डन कम कर दे। फॉर एवरी सिंगल सोल्यूशन ही विल रीच टू अस, ही विल कॉल अस। उसकी जगह पर हम लोग हमारे टीम को ही इतना एडुकेट कर दें, उस लेवल तक लेकर आ जाएं, तो हमारे लिए काफ़ी सारी आसानी हो जाएगी। अभी जय सर से भी हमारा एक डिस्कशन चला थोड़ी देर पहले, सर ने भी यही बोला कि जैसे हमारे ऑफिस में प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं और टीम है, उनसे एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक, नॉट टेक्निकल टॉपिक, मतलब व्हाई द हेयर्स आर वाइट
एट एज ऑफ 80 इस टाइप के टॉपिक्स पर डिस्कशन करवाते हैं, डिबेट होती है. सो दैट वेज एक प्रेजेंटेशन स्किल्स भी डेवलप होती है सभी लोगों के बीच में, टीम बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, एंड दैट वेज हम लोग अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं. सो सर, आप लोग कुछ इस टॉपिक के बारे में, बियॉन्ड कंप्लायंस के बारे में कुछ और ऐड करना चाहें? मेरा एक और रिक्वेस्ट है, और मेरा जिसको मैंने जिया भी है, कि हम TPA है, हमारे ब्रांच है, ये तो अपनी जगह ठीक है, ये तो हमारे खुद के एसोसिएशन हैं जहाँ हम एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए आते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए. और इसके आगे दूसरे कई NGOs हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थोड़ा वहाँ भी अपने आप को एक्टिवेट कीजिए. उससे आपको एक तो नेटवर्किंग सबसे अच्छी मिलती है, दूसरा हम सिर्फ अपने ये सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी वहाँ पे कई चीज़ें डिस्कस होती है, कई चीज़ें होती हैं. जैसे मैं उदाहरण दूँ मेरा, कि आई एम डीपली इन्वॉल्व विथ इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन. सो मेरे को लगता है कई बार मुझे बनाने में मेरे IMA का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के लोग आते हैं, जिस लोगों से हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव वैसा बनने लग जाता है. और जैसा हम एक प्रोवन फैक्ट है कि जैसा हम देखते हैं, धीरे धीरे वैसा बनना चालू हो जाते हैं. तो आप चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे IMA हो, चाहे कोई भी, मतलब कोई भी हो सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आप को वहाँ पे भी प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए. उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको अपने प्रोफेशनल कैरियर पे भी आएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है. दीपक सर, एनी क्लोजिंग नोट दैट यू विल लाइक टू टेल अस? सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये जो नेटवर्किंग आज आप लोग कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप इस बात को सुनने के लिए आए हैं. आज हर आदमी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, समझ भी रहा है, फिर भी सुनना चाह रहा है. तो आई थैंक यू ऑल द ऑडियंस कि भाई इस पेशेंटली आपने सबको सुना. दूसरा, जैसे कोई होता है कि नेटवर्किंग, जैसे खाली हम इसी नेटवर्किंग की बात नहीं करें, सोशल नेटवर्किंग है, क्लब में जाना, कहीं पे भी, मतलब जिससे आप अपने को डिस्ट्रेस कर पाओ, क्योंकि हमारा काम बहुत मोनोटोनस काम है. हम जब 7-10 घंटे काम करते हैं, मेंटल काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हमको ऐसे जगह सोशलाइज करना चाहिए जाती है जिससे हम डिस्ट्रेस हो जाएं और साथ में कुछ क्रिएटिविटी भी हो, नेटवर्किंग भी मिले, कुछ फ़ायदा भी मिले. तो बिजनेस भी बढ़ रहा है और अपना डिस्ट्रेसिंग भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है. तो ऐसा कुछ जरूर जाना चाहिए. थैंक यू सर. अभिषेक सर, एनी क्लोजिंग नोट? As sir said, definitely this all helps in improving our network and the way we work and the way we grow. So that is more important. Thank you. हमारे चेयरमैन सर से भी हमारा भी थोड़े दिन पहले डिस्कशन हो रहा था. हमारी यही एक थिंकिंग थी, एक माइंडसेट था. जैसे विक्रम टावर में कि ना चाय पे चर्चा होती है, 5 PM एवरीवन मीट्स फॉर अ टी. तो हम लोग भी ये चाह रहे थे कि जैसा हमारे ब्रांच में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, आप लोग से हमारी मुलाकात हो जाती है, इससे अच्छा प्रिविलेज नहीं है. वैसे ही हम लोग चाह रहे थे कि आप ही इनिशिएट करें, आप सब भी कहीं ना कहीं एक टाइम, एक कॉलोनी में, एक गार्डन में सब लोग मिलें, वहाँ पे नेटवर्किंग करें इनफॉर्मली. उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, नए आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं. जैसे सर ने बताया, क्रिएटिविटी हमारी इम्पैक्ट रहती है. सो विद दिस आई थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स. इट वॉज अमेजिंग सेशन, इट वॉज रियली इंसाइटफुल. मैं आशा करता हूँ मतलब हम 2030 में काफ़ी सारे सक्सेसफुल प्रैक्टिस सेटअप मिलेंगे इस सेशन के बाद में. So, with saying this, I would like to open the forum for the audience. If they have any questions, please feel free to ask them. सर, अभी जो आपने प्रैक्टिस का बात किया ना, तो जनरली क्या है, 8-9 साल से मैंने प्रैक्टिस किया. अभी प्रैक्टिसिंग में 10 साल मुझे हो गया है. पिछले 8 सालों में मैंने 15 फॉर्म्स बनवाई है. तो अभी क्या होता है, हर साल हम क्या करते हैं, 2 से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट लेते हैं. ठीक है. अभी मेरे ऑफिस में अराउंड 22 लोग होंगे टीम में, और मेरा बेसिकली काम है मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट और कंसल्टिंग. मैं यही काम करता हूँ. मेरा एक काम है कि मेरा कोई भी क्लाइंट जिसका कॉल आता है वो कभी ऐसा नहीं होगा जो ना उठे. मतलब एनी टाइम कभी भी कॉल आए, इवन 11 बजे भी रात को कॉल आएगा तो उठेगा, यदि 9 बजे भी कॉल आएगा तो उठेगा, यदि वो 3 बजे भी कॉल आया तो उठेगा. तो पहली चीज़ कि हमारे कॉल जो हम रोकते हैं, प्रैक्टिस का सबसे बड़ा जो हमारा लोग बोले, क्लाइंट कॉल कर रहा है, हमारे पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम उसके बाद भी उसका कॉल नहीं उठाते, क्योंकि हमको लगता है यार अभी बोल लेगा, बार बार क्यों उठाएं. तो प्रैक्टिस का पहला रूल है कि यदि आपके पास कोई कॉल आ रहा है और आपके पास उसको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भी एटलीस्ट कॉल उठाएं. उसको बोले कि यार आज बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन 2 दिन तक कॉल नहीं उठाना और तीसरे दिन उसका कॉल आता है तो वो बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा और उसका जायज़ भी है। सो बेसिकली हर साल हम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हाउस लेते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि क्लाइंट कैसे बनाना है, क्लाइंट को कंसल्टिंग कैसे करना है, क्लाइंट कन्वर्जन कैसे करना है। आप शूज़ खरीदने गए हो तो शूज़ वाला कैसे आपका क्लाइंट बनेगा, आप पान खाने गए तो पान वाला कैसे बनेगा। इवन एयरपोर्ट से लेकर मैंने बहुत टाइम करा है कि एयरपोर्ट से लेकर यदि मैं घर तक आ रहा हूँ तो ऑटो वाले को भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। सो ऑटो वाले के भी कई सारे ऐसे रिटर्न है जो मेरे पास है। और फिर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, आपको ऐसा लगता है ऑटो वाला क्या देगा, भाई ऑटो वाले के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ऑटो वाले के पास हो सकता है कोई बिलीनियर मिलीनियर भी बैठ जाता है। तो ऐसा एक बार ऐसा हुआ जब ऑटो वाले से कोई बात कर रहा होगा और उस बंदे ने बोला कि यार मैं ना यहाँ पर आया हूँ और मुंबई से आया हूँ और यार मेरे को ना यहाँ पर कोई अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए और मेरे को वहाँ पर अच्छा बिल्ड करना है। तो उसने बोला सर मेरा सीए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप छोटे लोगों का सम्मान नहीं करोगे ना, रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, अच्छा काम सबसे ज़्यादा छोटे लोग ही दिलाते हैं। तो आपके यहाँ का जो क्लाइंट है वही आपका क्या होता है, सेल्स पर्सन, ठीक है। तो जो बड़े लोग होंगे कभी नहीं बोलेंगे कि यार मेरा 10 करोड़ का काम है यार मेरा सीईओ करता है, वो अपने सीईओ को हाइड करके चल रहे। लेकिन छोटे जो बंदे होते हैं, छोटा जो क्लाइंट होता है वो अपने सीईओ को ओपन करके चलता है कि अरे चलो ना, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ रिस्पेक्ट मिलता है। सो चाहे आपका क्लाइंट छोटा हो या बड़ा हो, रिस्पेक्ट सबके साथ रखें। सेकेंड थिंग, आप प्रैक्टिस में थी 3-4 साल 5 साल हो गए हैं तो आपको 1 या 2 बंदों को लें, आप उनको जॉब दें, आप उनको 2-3 साल सिखाएं या 1 साल सिखाएं और कोशिश करें कि उनका प्रैक्टिस चले। कल ही मेरी एक जो इनको मैंने ट्रेन किया था तो उनको 7 महीने से ट्रेन किया और बेसिकली कल उनका एक इनोग्रेशन हुआ, ऑफिस बहुत अच्छा लगता है। सो पिछले 8 सालों में 15 सीए फर्म्स मैंने एस्टैब्लिश किए, ठीक है, और उसी के साथ मैं मेरी फर्म भी चलाता हूँ और प्रोफेशन को भी सर्व करता हूँ। तो सब ये जिम्मेदारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा डेवलपमेंट भी होगा। अपना जो बोलते हैं ना, वो सीसीडी वाला जो गया था बंदा, तो यदि मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो अपना ज्ञान देके जाता तो कम से कम न जाने कितने कैफे जो है सक्सेसफुल हो जाता। तो मुझे लगता है जब तक जिंदगी में है सीए तो कर ही रहे, प्रैक्टिस भी कर ही रहे। क्लाइंट पूरे इंडिया के क्लाइंट तो आप ले नहीं सकते, ठीक है, जितने कर सकते उतने करोगे, बाकी भाग जाएंगे, नए लाओगे पीछे से 2 निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है वो जो 2 निकल रहे हैं ना, या नए बंदे को दे दो, कम से कम वो भी सुखी है और कम से कम उसके लिए भी बोलना होगा कि यार आपने हमको सिखाया और उसके बाद आपने हमारी प्रैक्टिस भी डली। सो यदि सब ऐसा कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। दूसरी चीज, मेरे अंदर जो नॉलेज है, जाने के बाद क्या पता क्या होगा। तो जब तक यहाँ है तब तक हमारा नॉलेज जो है, हमारा जो नॉलेज ट्रांसफर है वो देते हुए भी चले, तो हमारा भी थोड़ा खाली होगा तो हम वापस नया लेके आएंगे। तो आज हम यही नया लेने आए हैं सबसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच। सुमित सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, पूरे सेशन के बारे में? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाउ टू बी 2030 रेडी? यस, मतलब सर आप भी क्या आए हैं, आप भी क्या? I am here as a student today. I am feeling privileged. जो आपका एक्सपर्टीज है वो ही गैदर करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि एज यू सेड लिटिगेशन और कंप्लायंस इज वन पार्ट, द मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड नेटवर्किंग इज द अदर पार्ट। बट मेरा एक जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है ओवर द इयर्स इज दैट इफ यू हैव अ वेरी गुड टीम and if you can help them grow, if you think that you can place them at a platform which is beyond their imagination, and if you have, let's say, 20-30 such people over a period of 20 years, each of them would be a part of your network and then they will have their own network. So your endeavor at day one should be that how can I help my junior to reach at a level which is beyond his imagination. And if you can do that, and I've learned this from very senior advocates of Delhi, Bombay, etc., that their juniors are now stalwarts in their own field. So necessarily when your junior is at a particular level, you will be definitely above that level. So your endeavor in your profession, according to me, would be to develop your junior and have juniors at a very high level, so that you can also grow. So that is the only leadership I have earned over the years. Great, sir. Thank you so much.
ये फर्म कोई बिल्कुल यंग फर्म है जिसको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे साथ में काफ़ी सारे सीनियर सीएज हैं जो अपनी प्रैक्टिस में वेल स्टैब्लिश्ड हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस अमर पटेल जी लास्ट। थैंक यू सर फॉर योर विजडम। आप लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं तो आपसे हम लोग सीखना चाहते हैं। बीइंग अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है जिसके ऊपर बात शायद मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ पे सीएस हैं जो यंगस्टर हैं वो बात करना चाहेंगे। द मेन प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और सर ने उस पर डिस्कशन किया उसको मास्टर ऑफ नन से मास्टर ऑफ वन पे जाना है। सो उसके बीच की जो दूरी है उसके बीच में जो आता है कंप्लाइंस इज पैरामाउंट, दैट इज कंप्लाइंस की जर्नी में हमें साथ में लेकर चलनी पड़ती है। सो जैसे मैं हूँ स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट जनरेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको आज अगर प्रैक्टिस करनी है तो इनकम टैक्स का भी काम करना है, जीएसटी का भी काम करना है, कंपनी का भी काम करना है, फिर कोई नई एवेन्यूज आ रही है तो मीडिएशन का भी देखना है, रेरा भी देखना है, या फिर लिटिगेशन के पार्ट भी करना है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उनके बीच में जो एक क्वेश्चन था कि आप कैसे ढूंढते हो कि आपकी कौन सी चीज़ है, किस चीज़ को आप नीश बनाना चाहते हो। सर का आंसर था कि उसको जिसमें आपको पैसा मिल रहा है आप उसको लव करते हो और कर सकते हो। दूसरे आपका दीपक सर का था कि आप किसी चीज़ को प्यार करो और आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाओ। लेकिन द क्वेश्चन इज कि वो कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ को आपको करना है। एंड डेफिनेटली उस चीज़ में हम इन सब के बीच में भी फंस जाते हैं कि हमें ये तो करना ही है, इसमें भी टाइम निकालना है कि पर्टिकुलर जीएसटी में ही मुझे आगे ग्रो करना है, पर ये सारे काम भी करने हैं। तो एज अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले उस चीज़ में हम फंस रहे हैं, तो कहीं वो बताएं कि हम कैसे उस चीज़ को ढूंढ लें कि ये चीज़ मेरे लिए है। थैंक यू। हम लोग जब सीए करते हैं तो नॉर्मली 3 साल तो लग ही जाते हैं पढ़ने में। 3 साल लगते हैं तब क्या होता है कि अपना एक आइडिया हो जाता है कि मेरे को अकाउंट से प्यार हो गया, या इनकम टैक्स से प्यार हो गया, या जीएसटी से प्यार हो गया, या फाइनेंस से प्यार हो गया। ये आप जो बोल रहे हो कि मैं उसके बाद अचानक सोचता हूँ कि मेरे को किससे प्यार हो गया, ये गलत बात है। आप पहले से सोच लेते हो कि मेरे को क्या प्रोफेशन करना है। हम लोग क्या करते हैं, वो कन्वीनियंस के लिए कि आप जो आया वो कर देते हैं, जो आया वो कर देंगे, तो आप क्या है कभी कभी विशियस सर्कल में वहीं फंसे रहोगे, निकल ही नहीं पाओगे। अपनी जो इच्छा है, जो जिसमें आप एक्सेल कर सकते हो, वो काम पकड़ ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा स्ट्रगल होगा इनिशियल फेजेस में, बट वही करो जो मैंने आपको पसंद आ रहा है, जिससे आपको प्यार है। आज अगर मैं लिटिगेशन करता, जैसे सुमित निमा जी ने लिटिगेशन किया, आज कहीं ऊंचाई पे बैठे थे, तो आज अगर ये सारा काम कर रहे होते, ये भी पहले सीए थे और बाद में एडवोकेटशिप ली इन्होंने, तो अगर मान लीजिए ये अगर ये बोलते कि मैं तो सारा ही काम करूंगा, तो पता नहीं अभी ये हम इनको यहाँ इस पोजीशन पे देखते या नहीं देखते। तो आज मेरा भी अगर उदाहरण ले लीजिए, तो मैं फाइनेंस में हूँ, मेरे को मैं खुद के ऑडिट नहीं करता, मेरा ऑडिट कोई दूसरा करता है, तो आपको वहां तक स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। Any other questions? हाँ, Abhishek sir, please. I will just like to add कि ये बहुत important है to understand the time you chose to be a chartered accountant, कि मैंने initially क्या सोचा है, मैं प्रैक्टिस करूँगा या मैं जॉब में जाऊँगा। मे बी ओवर द पीरियड ऑफ योर आर्टिकलशिप एंड टेन्योर यू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या सही है, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, माई पेरेंट्स वांट कि मैं उनके पास ही रहूँ, मैं उसी सिटी में ही काम करूँ, मैं प्रैक्टिस ही करूँ। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ योर आर्टिकलशिप कि हम उस तरह की चीज़ें सीखें। मे बी योर मेंटर अलाउज इट, मे बी ही डजेंट और ही और शी डजेंट, बट देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैंने टीडीएस रिटर्न भरना भी सीखा है, मैंने टीडीएस काटना भी सीखा है, मैंने कैपिटल अकाउंट्स भी बनाए हैं, मैंने बैलेंस शीट्स भी बनाई हैं। तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मे बी जब आप प्रैक्टिस करते हो एंड देन यू आर सेट इन अ मार्केट और आपको हर तरह के असाइनमेंट्स आएंगे और इट विल कम एंड दैट इज बाउंड टू हैपन, बिकॉज आज की तारीख में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटिटी मल्टीपल जगह अप्रोच नहीं करना चाहती, उसका भी टाइम लिमिटेड है। कंप्लायंसेस इतने इंटरलिंक्ड हैं कि जीएसटी रिटर्न इज फाइल्ड बाय एक्स प्रोफेशनल एंड आईटी रिटर्न इज फाइल्ड बाय वाई प्रोफेशनल, तो उन दोनों के बीच में आप चक्री बन जाएंगे टू विद द फ्लो ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग। तो देन इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारा इनिशियल परसिवियरेंस क्या था, हमने क्या सोचा था टू टेक अप द असाइनमेंट, या मेरे को प्रैक्टिस करना है, मेरी फैमिली प्रेशर था कि मुझे तो यहीं रह के काम करना है। एंड देन विद टाइम जब आप करते हैं, आपकी क्लाइंटाइल बढ़ती है,
तो डेफिनेटली आपका एक निश डेवलप होता है, मे बी इन जीएसटी, मे बी इन इनकम टैक्स, मे बी इन कंसल्टिंग हाउ क्लाइंट्स ग्रो, तो विद टाइम वो आएगा अपने आप। और मैंने जो बोला था रिम्यूनरेटिव का, वो इस सेंस में बोला था कि जिस चीज का आपका एडवाइस परफेक्ट फिट होता है वहां से ऑटोमेटिकली रिम्यूनरेशन आता है, और आपको भी वही इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आप उसमें क्लाइंट को एग्जैक्ट उस लोकेशन तक पहुंचा पा रहे हो जहां तक उसको जाना है। सो देन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस फील्ड में जाना है शुरू से। अगर आपको जैक ऑफ ऑल की प्रैक्टिस करनी है तो आपको सब सीखना पड़ेगा। अगर आपको है कि मैं तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा, और जब रिटर्न से लोग परेशान होकर जब नेक्स्ट लेवल पे, अपील लेवल पे, आईटी लेवल पे आएंगे, सिर्फ मैं वही करूंगा, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। Maybe it will take 5 years, 10 years, people to understand how you represent the cases and how, फिर वो धीरे धीरे आपके पास वर्क फ्लो आएगा and then you will grow. So that way it is important to understand कि मेरी day one से चॉइस क्या थी। Thank you. सर सराफ सर, उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है हमारे लिए सभी के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, आप सब काम नहीं कर सकते हैं, पर अभी जैसे जो हमने डिस्कशन में ही देखा, नेटवर्किंग की जो बात की, असल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज अपन एक चीज़ के लिए जाते हैं तो अपन सोचते हैं क्यों ना एक व्यक्ति के पास ही सब चीज़ें मिल जाए। वो हो नहीं सकता है और होगा भी नहीं, क्योंकि उसमें वो उतना प्रोफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब हर व्यक्ति को, इवन आज हम भी यही करते हैं कि भाई मेरे पास भी यदि कोई क्लाइंट आता है तो मैं सब नहीं जानता हूँ। जैसे अभी बात आई, मान लीजिए किसी को इनकम टैक्स का मैटर है, आज हमारे ही है, और उसको कोई कोर्ट का मैटर है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक नेटवर्किंग बना रखी है। हमें मालूम है कि नीमा जी इस मामले में बहुत प्रोफिशिएंट आदमी है, तो हम उसमें जाएंगे। कहीं आया कि यार किसी को कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक कोई मित्र है, उसने बोला यार सर आप जी काम करो यार, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं सोचूंगा कि भाई अब ये मैं तो कर नहीं सकता हूँ, तो मेरे को ये मतलब मेरे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, या मैं उन लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। मुझे मालूम है कई संतोष भैया इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का काम करते हैं, तो मैं उस क्लाइंट को ये कहूँ कि भाई आप ये काम कर दें, बाकी का ऑडिट का काम हम करते हैं, टैक्सेशन का काम हम करते हैं, तो हम ये कर देंगे, आप ये काम कर दीजिए, लीगल काम ये कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं जीएसटी का नहीं कर रहा हूँ, तो सब ये मेरे साथ जुड़े हुए, तो मेरे क्लाइंट को वो मेरे से ही संपर्क में रहेगा। मेरा काम जो है तो उसको ऐसा लगेगा मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो यही सब मैनेज करवा देते हैं मेरा अलग अलग लोगों के साथ। तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि वो आपकी इन हाउस टीम हो, आप इस तरह से लोगों के साथ एसोसिएट रह के भी ये काम कर सकते हो। और रही बात ये कि जैसे आज का विषय जो है स्किल स्ट्रेटेजी, तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजी भी हो गई आपकी कि भाई आप 15 जनों का पार्टनरशिप की फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि 15 पार्टनर की फॉर्म हो गई तो सब एक एक और में हो गए, बट आपने क्या करा कि अपने पीयर्स बना लिए कि भाई ये काम इनको देंगे। और शायद ये होता भी है, आज देखिए ना सब नीमा साहब जो है इनके साथ इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हुए कि मतलब आप सोच नहीं सकते, शायद इस हॉल में हम लोग कई लोग सर को काम देते और काम मिलते भी हैं हमें, वो भी हमें बोलते हैं कि भाई इस विषय को ये जानते हैं तो ये लोग करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी हो गई है, और स्किल भी जो है वो सबके पास है, तो आपको कहीं विशेष स्किल ली अपनी। और एक बात जो है कि आपको विजिबल भी होना पड़ेगा। विजिबल होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आज जैसे मान लीजिए इंस्टीट्यूट में न्यूज़लेटर आता है, आप आर्टिकल लिखिए जिस चीज में आपका अच्छा लगता है। हमारा टीपी है, आप लिखिए ना आर्टिकल, कोई हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं हमारा मेंबर ही लिखेगा। आप उससे क्या होगा, लोगों को मालूम पड़ता है। आप कहीं स्टडी सर्कल्स में आइए, इंस्टीट्यूट में, टीपीए में, या किसी भी जगह पे। और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आप अपना यूट्यूब बना के डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए। साथ में यदि क्लाइंट ऐसा काम देता है जो ऐसा लगता है कि यार मैं इसमें फिट नहीं हूँ, क्योंकि उसको क्या चाहिए, बेस्ट वर्क चाहिए, तो वो आप क्या करिए कि आप आइडेंटिफाई करके रखिए। जैसे आज मान लीजिए मैं, अब आप में से हम सभी जो है टैक्स का काम करते होंगे, पर मान लीजिए किसी आपके क्लाइंट के यहाँ सर्च हो गई। अब आप सर्च तो नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो आपने पहले से ही दिमाग में रखा लिया कि भाई मैं टैक्स का काम करता हूँ तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों के साथ मेरे पास ही हो कि सब जैसे ही अपने क्लाइंट के आया कि सब इनके यहाँ कोई सर्च हो गई, सर्वे हो गया, या कोई क्रिटिकल इशू आया, तो
उस क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंस है कि इनके साथ ये फलाना नाम जुड़ा हुआ है, तो आप तुरंत उनको रेफर कर देंगे। उनको मालूम है यार ये मेरा क्लाइंट है, ये इधर से काम करा देगा। उसको तो सॉल्यूशन चाहिए, क्लाइंट को सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। वो यदि आप खुद प्रोवाइड करा देंगे तो इधर उधर जाएगा ही नहीं, और बल्कि आपके डेवलप होने में हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू सर ने काफ़ी अच्छी एक चीज़ बताई कि जैसे टीपीए के न्यूज़लेटर्स हैं, आईसीआई के न्यूज़लेटर्स हैं। मैं सर आपको ही बताना चाहूँगा, नवंबर के न्यूज़लेटर जो अभी आईसीआई का पब्लिश होने वाला है उसमें भी ट्राइड कि ऐसे ऐसे हिडन नेम्स जो अपने शेल्टर में हैं और उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर पे, सो वी ट्राई टू रीच देम। उन लोगों के इस बार न्यूज़लेटर में नाम भी पब्लिश होंगे, आर्टिकल्स आएंगे, सो वी ट्राइड की एक एफर्ट हम भी कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूँ आप सब भी एक्टिवली इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। ऐसे सारे गैदरिंग्स में आप लोग जैसे आज आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मतलब ये इवेंट को सक्सेस बनाने का जो सबसे पहला रीज़न है वो आप सब इतने ह्यूज नंबर्स में आए हैं। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ईच वन ऑफ यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एक्सट्रीमली सॉरी कोई मिस आउट हो गया आपसे। मैं इसी नोट पर सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, रिस्पेक्टेड स्पीकर्स, सुमित नीमा सर, जेपी सराफ सर, पूरी ऑडियंस, अ बिग थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। On behalf of entire ICAI Indore branch, I'd like to thank you for having this panel discussion. It was really insightful. इसके बाद में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जॉइन अस फॉर द फूड, इट्स वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ आइए।